अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 45 स्टार्ट हो गया जी कैफ 1 FR 1 का। अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का लॉकडाउन का आ गया और आया भी इस तरह से अजीब सा है कि प्लानिंग तो ठीक है, शायद एक हफ्ते वाले दिन को ऑफ किया करेंगे, लेकिन फिलहाल तो एकदम से उन्होंने पूरा हफ्ता ऑफ कर दिया। खैर एनीवेज आप लोग रहेंगे कांटेक्ट में बच्चों का, जहाँ पे कांटेक्ट चलता है कॉलेज के साथ, तो इन केस कोई नरमी होगी तो फिर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो आप लोगों को क्लास जो है वो अवेलेबल कर दिया करेंगे पोर्टल पे। आप सबके पोर्टल बने हुए हैं, टेस्ट्स के लिए सबके पोर्टल बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपको पोर्टल्स पे अवेलेबल कर दिया करेंगे। यूट्यूब की बजाय पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, जो ज़्यादा बेहतर होता है। डाउनलोड भी हो सकते हैं आराम से और आप ले सकेंगे लेक्चर्स इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने 2 बच्चे बिठा लिए हैं ताकि कैलकुलेशंस भी कर सकें और ये भी पता लगता रहे कि बच्चों को समझ आ रही है, क्योंकि कैमरे को तो सब समझ आ जाती है। अच्छा जी, हम बोरिंग कॉस्ट कर रहे थे और कल हमने क्वेश्चन 17 किया था। कोई मसला उसमें? ये बात चल रही थी, ठीक है, कि अगर रूटीन स्टॉपेज, ये एक नई चीज़ पड़ी थी कि सस्पेंशन आ जाए, स्टॉपेज आ जाए, ठीक है, तो हमने उसको इग्नोर करना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। और फिलहाल हमने उसके लिए प्रैक्टिस सेट 17 और इसका पार्ट ए बनाया था ना, ए और बी था, ठीक है। तो 17 का ए ये हमने किया था। और नॉन रूटीन स्टॉपेज क्या है जी? लेबर स्ट्राइक पे चली जाए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए, जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, तो इसमें क्या करना है आपने? स्टॉप कर देना है कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस को, स्टॉप कर देना है डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम को नॉन रूटीन सस्पेंशन के दौरान, ठीक है। इसके लिए हमने इसी सवाल को चेंज करके देखा था। एक सवाल को तब्दील करने का मकसद यही होता है कि आपको फ़र्क सामने आ जाए। तो फ़र्क कुछ भी नहीं निकला था, बस छोटी सी एक एहतियात करनी पड़ी थी हमें कि अगर सस्पेंशन हो, रूटीन हो, तो समझो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर सस्पेंशन है नॉन रूटीन, तो पूरा सवाल आपने बिल्कुल उसी नॉर्मल तरीके से करना है। बस 2 एहतियातें करनी थी। एक, जहाँ जहाँ फ्रैक्शन लगना है थोड़ा सा फासला डाल देना था, और मंथ साथ लिख लेने हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये किस किस मंथ का है, और फिर एंड पे जाके देखना है वो सस्पेंशन किस किस महीने की है। जहाँ जहाँ पे है वो उन महीनों को कम कर देना था, ठीक है। चले, दोबारा इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये क्लियर था। चले फिर मैंने आपको, हाँ भाई आपका कोई सवाल था इस पर, अगर तो पूछ लें, ये रूटीन नॉन रूटीन में। हाँ भाई ये कोई अनअवेलेबिलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी नेग्लिजेंस है जी। बिल्कुल, अनअवेलेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे अब नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि भट्ठे बांधने सारे ईंटों के, अब मेरे पास ईंटें नहीं है, पूरा 1 महीना अगर ये बंद रहे हैं, 1 महीना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, नाउ दिस इज नॉन रूटीन सस्पेंशन। मार्केट में ईंट अवेलेबल है, आप खुद नहीं लेने जा रहे तो आपकी सुस्ती है ना भाई, ये कोई नॉन रूटीन नहीं है, ये तो नेग्लिजेंस है, ठीक है। अच्छा जी, सही है, चलें जी। क्वेश्चन नंबर बुलान वाला, हाँ वो करते हैं। उसके बाद फिर उससे अगला 8वां भी कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर इक्विटी आ रहा है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, बुलान वाले सवाल में उसने कहा था कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। अच्छा, अब इसमें 1-2 बच्चे क्लास के बाद मेरे पास आ गए, फिजिकल के बच्चे, तो मैंने कहा कि अगले दिन आना, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगले दिन नहीं आ सके। बहरहाल बात वो सामने आ जाएगी। बच्चे जो कंफ्यूज कर रहे थे, सबसे पहली बात तो ये ज़हन के अंदर रखनी है कि कैलकुलेट जो करनी है बोरिंग कॉस्ट, वो उसने कहा है इंडिपेंडेंट फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज में। क्या मतलब? असल में ना ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि उन्होंने सोचा है, प्लान कर रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करें वेयर हाउस की, और उसके लिए वो एसर्टेन करना चाह रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट कितनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 2 ऑप्शंस को 2 इंडिपेंडेंट ऑप्शंस को हम जो है वो एवेल्युएट कर रहे हैं। या तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक लोन लें, सिर्फ कोई जनरल लोन इस्तेमाल ना करें, या हम कोई स्पेसिफिक लोन ना लें और एग्जिस्टिंग जनरल लोन्स को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोस थे। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको ना थोड़ी सी बात रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की भी कर दूं, इस पर भी कंफ्यूजन आ रहा था बच्चों को। उसके बाद फिर सवाल नॉर्मल तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है जी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसे कहते हैं? देखिए जी, मैंने आपको अर्ज किया था कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने बैंक के पास, देखें वैसे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास बैंक में 10 रुपये पड़े थे, आपको कुछ मजीद जो है वो आपने डेटर्स को सेल की हुई थी, उनसे पैसे आगे इस पीरियड में आपको 50 रुपये, कितने पड़े आपके पास? अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 60 रुपीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल बैंक अकाउंट की बात। लेकिन अगर आप बैंक के साथ जाकर एक एग्रीमेंट कर लें कि भाई आपने हमारे बिहाफ पर जितनी भी पेमेंट आ जाए वो कर देनी है, और जो आप हमारे बिहाफ पे एक्स्ट्रा पे कर जाएंगे वो जाहिर सी बात है हम पे लायबिलिटी होगी, उस लायबिलिटी के ऊपर आप अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लें। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या कहते हैं जी? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितने पड़े हैं उससे ज्यादा निकाल लेने, ड्रॉ कर लेने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में आई थिंक होता है, ठीक है, डेबिट में नहीं होता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसको कहते हैं, इसको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं। जब ये रनिंग फाइनेंस कि आपका मतलब एक अवेलेबल फाइनेंस है आपके पास, ठीक है, ये जब आपको मिल गई, तो अब मामला ये हो गया है कि आप अब पड़े तो 60 हैं, लेकिन इस अकाउंट में से आप एक खास लिमिट तक जो बैंक और आपकी
आपस में तय हो गई है, वहां तक आप ड्रॉ कर सकते हैं पैसे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, तो आपने उसकी एंट्री की पीपीई डेबिट बैंक क्रेडिट, आपने 50 रुपए 60 रुपए का एसेट 30-40 रुपए का एसेट खरीद लिया। अब आपके पास कितने बचे पड़े पैसे? 20 रुपए पड़े हैं। अब आपने ये 20 रुपए पड़े थे और पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, लेट्स से 70 रुपए की, 60 रुपए की, चलो ऐसे कर लेना, डिफरेंट फिगर लाइन। अब हुआ क्या है, आपका ये बैलेंस किस तरफ आने लग गया, कितना? 40, फिर भी 40 आ गया, इन्वेस्ट कर दो, अब 60 रुपए। अब ये 60 रुपए क्या है, ये शुरू तो हमने एसेट से किया था, लेकिन ओवर ड्रॉ करके लायबिलिटी बन गई। तो जरूरी नहीं है कि शुरू एसेट से करें और लायबिलिटी बने, हो सकता है हमेशा ही लायबिलिटी रहे। लेकिन इस फैसिलिटी की एक लिमिट भी होती है। ये तो नहीं कि आप बस जो है वो इन्फिनिट फैसिलिटी आपको मिल गया, जितना मर्जी निकालते रहें। एक खास लिमिट बैंक जो है वो आपके साथ मुआहदे में तय करेगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट रखेगा। आप कहते हैं जी हमारा फलां एसेट आप एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर लें और हमें आप एक लिमिट दे दें। बैंक ने कहा जी आप इस अकाउंट में से 200 मिलियन तक विदड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज लिमिट। क्या हम पूरा 200 विदड्रॉ करेंगे? जरूरी नहीं। जैसे अब डे 1 एंड हुआ, ये पहले दिन का एंड, ये डेली बैलेंस निकल रहा था, ठीक है। तो डे 1 के एंड पे आप ओवर ड्रॉ कर रहे थे 60 रुपए। अब इसी अकाउंट में आप पैसे मंगवा भी लेते हैं, आपको डेटर से पैसे आए जी 30 रुपए इस दफा, ठीक है, और आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, लेट्स से इस दिन जो है वो 20 रुपए की। अब मामला कहाँ पे आ गया बताओ जी, क्लोजिंग किधर आ गया? नहीं, 80 में से 30 जाए तो 50 आता है ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा काम भी हो गया, ठीक है, क्योंकि आप इसी अकाउंट को यूज कर रहे हैं, अभी भी लायबिलिटी। अब ये डे 2 का काम हो गया। डे 3 में गए, अच्छा ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी जा सकता है, बैंक के साथ अरेंजमेंट के ऊपर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो जाए तो आप बैंक से इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने की इनकम भी ले रहे हो, ये अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली ये लायबिलिटी ही होती है, जरूरत होती है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास 50 पड़ा था, आपने फिर कोई एसेट खरीद लिया, कोई बिजली का बिल पे कर दिया, कोई एक्सपेंस पे किया आपने, 30 रुपए 25 रुपए का एक्सपेंस पे कर दिया, आपने एक और क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 75 रुपए की। अब कोई पैसे आए नहीं अभी इस दिन, तो क्या कैरी डाउन बन गया? 150 हो गया। अब ये 200 तक आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जनाब थोड़ी सी आपको मैंने थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किस तरह की होती है। इसका मतलब इसके हर डे एंड का बैलेंस चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और हर डे एंड पे ही बैंक इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो इसका इंटरेस्ट भी नॉर्मली डेली कैलकुलेट होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे पेपर में, क्योंकि आपको तो अगर मल्टीपल लोन्स हों तो लोन आउटस्टैंडिंग निकालना होता है, ठीक है। लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कितना पूरे साल में लोन कितना आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये वाले लोन का आउटस्टैंडिंग आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 200 मिलियन का लोन आया और इस दिन आया और इस दिन वापस हुआ? ये तो लोन 200 मिलियन का आया ही नहीं, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है, लोन आउटस्टैंडिंग की जो अमाउंट होती है दरअसल वो निकलती है इन सारे क्लोजिंग्स को एवरेज करके, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 3 दिन है, ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे दिन, ठीक है। तो ये 60 + 50 + 150 प्लस इधर देखो, ये जनाब पूरे 365 दिन, या जितने दिन ये रहा बहरहाल 365 दिन, और उसको डिवाइड कर देते हैं 365 डेज से। ये आपके पास आता है एवरेज बैलेंस। क्या आएगा जी? इससे क्या आएगा जी? एवरेज बैलेंस पूरे साल का, जो कि आप कह सकते हैं कि ये है वो लोन आउटस्टैंडिंग। क्योंकि पूरे साल में कितना आउटस्टैंडिंग रहा ये तो नहीं पता होता, तो मतलब पूरे साल में तो एक आउटस्टैंडिंग भी नहीं ना रहा, तो ये लोन आउटस्टैंडिंग है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर ये आउटस्टैंडिंग लोन कैसे निकलता है, जो सब, और ये निकालते आप नहीं है, ये सवाल में उसको निकाल के देना पड़ता है, वरना तो 365 दिनों का बैलेंस वो बताए, फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो एवरेज बैलेंस जो गिवन होगा आपको, अब 2 चीजें हो गई, एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की लिमिट आपके लिए रेलेवेंट नहीं, ठीक है। रेलेवेंट क्या है, आपने कितना विदड्रॉ किया, उसको कितना यूज किया। तो जो लोन आउटस्टैंडिंग वाली फिगर है जिसको आपने यूज करके एवरेज रेट निकाल, अगर तो एक ही लोन है फिर तो ये लोन आउटस्टैंडिंग और उसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है। लेकिन अगर ये 2 लोन्स हैं, 2 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हैं, 3 हैं, तो फिर एवरेज करना पड़ेगा। उस एवरेज के लिए लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए होगा। वो लोन आउटस्टैंडिंग आपके लिए जरा मुश्किल है निकालना, नॉर्मली सवाल के अंदर वो गिवन होगा, उसका नाम क्या होगा? एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड वो देगा आपको, ठीक है। ये आपका लोन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात करने लगा था, भूल गई, चले खैर। तो ये लोन आउटस्टैंडिंग एवरेज, हाँ लिमिट जो है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखें। एक चीज, जनरल लोन में रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमेशा जनरल लोन ही होती है, ये स्पेसिफिक नॉर्मली होती नहीं है, ठीक है। ये जनरल लोन ही होता है। तो इसके अंदर अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आएगी तो 2 चीजें आएंगी, एक लिमिट और एक एवरेज बैलेंस। तो आपके लिए रेलेवेंट क्या चीज है? अच्छा, और अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट्स में इनकम स्टेटमेंट तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना है, वो जो कैपिटलाइज नहीं हुआ वो बैलेंस शीट, वो जो कैपिटलाइज होगा तो एसेट में आ गया, चाहे स्पेसिफिक का है चाहे जनरल का है, और जो कैपिटलाइज नहीं हुआ बैंक ने तो लेना है ना, वो कहाँ चला गया? पीएनएल में चला गया। ये तो हो गया मसला हल। लेकिन बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो बैलेंस शीट में एक तो एसेट आ गया, दूसरा लोन की वैल्यू भी आती है। अब वो बैलेंस शीट में कौन सा लोन आएगा, लिमिट आएगा या एवरेज आएगा? जी, ना लिमिट आएगा ना एवरेज आएगा। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो 31 दिसंबर लेट्स से 2020 हमारा ईयर एंड है ना, तो 31 दिसंबर 20 के दिन का बैलेंस उसको तीसरी चीज एक और देनी पड़ेगी, तब जाके हम बैलेंस शीट में लोन लिख सकते हैं, वरना हम लिख ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो एवरेज बैलेंस कैसे बैलेंस शीट में आ सकता है? बैलेंस शीट के अंदर तो क्लोजिंग बैलेंस आना है। तो ये चलते चलते डे नंबर 365 पर जो बैलेंस पड़ा होगा ना क्लोजिंग, वो बैलेंस शीट में नजर आएगा।
ठीक है, एज ऑन। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, एक होती है लिमिट, एक होता है एवरेज बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एवरेज बैलेंस हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए या यहाँ पे रेट निकालने के लिए यूज करेंगे। लिमिट वो बस लिमिट होती है, उसको कुछ करना नहीं होता। ठीक है, और बैलेंस शीट अगर बनानी होगी तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस देगा तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, देखो ना, ये आपके पर्सनल पैसे कहाँ पड़े हैं? कहाँ है? नहीं नहीं, कहाँ है? ये पर्सनल पैसे तो नहीं है ना, आपने ये पैसे बैंक में पड़े थे, ये निकाल लिए, तो नेट में बैंक ने आपके भी आप पे क्या पे कर दिया? ये 60 आपका तो नहीं है ना, अब ये तो बैंक ने आपका पे किया। कहाँ है आपके पर्सनल पैसे? ये पैसे आए को नहीं पीरियड में, चलो खैर, तो ये पैसे, हाँ ये पैसे आए, अब पड़े थे आपका 60-30 आ गए, लेकिन आपने 20 पे भी कर दिए। अब बैंक ने अभी भी आपके कितने पे किए? तो ये आपका नहीं है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये फिर आपके पैसे हैं। अब आपका अरेंजमेंट अगर बैंक के साथ ये है कि जब हमारे पैसे पड़ेंगे तो इंटरेस्ट दोगे, तो फिर उस पर इंटरेस्ट इनकम भी निकलेगी, और हो सकता है ये अरेंजमेंट हो सकता है ना भी हो, तो आपका बैंक के अरेंजमेंट नहीं, वो फिर माइनस कर देगा एवरेज निकालते हुए। वैसे ऐसा होता नहीं नॉर्मली, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में हम ओवरड्रॉ किए फिर रहे होते हैं, इतने अच्छे तो नहीं होते, लेकिन स्टिल अगर हो जाएगा तो वो एवरेज करते हुए जाहिर सी बात है प्लस करेगा, उसको प्लस चल रहे हैं तो माइनस करेगा। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये ऐसी थोड़ी सी बात थी क्योंकि ये अब हर सवाल में तकरीबन यूज होनी है, तो चलो एक ही बार जो हमने थोड़ा सा इसको कर लिया। अच्छा जी, अब सवाल पे आते हैं वापस, ये मैंने सारी बातें कर दी, इसको हटा देते। हाँ जी, अब जी सवाल क्या है? कंप्यूट करो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड अंडर इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। पहला सिनेरियो क्या है? इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम स्पेसिफिक लोन्स ओनली। अभी तो देखो, ये सिरे से ही कोई नहीं है, ऐसे करके ये सिरे से ही नहीं है, ये नहीं है कल वाले सवाल की तरह से, आगे और भी सवाल जितने आ रहे हैं उनके अंदर हमने मल्टीपल दोनों को लेकर चलना है, ये वो काम नहीं है, ये सिरे से है ही नहीं। वो कहते हैं इंडिपेंडेंट सिनेरियो, या सारी पेमेंट स्पेसिफिक से करें, या फिर थोड़ी मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, सारी पेमेंट जनरल से करें। ये इस तरह से सवाल चलना है। नॉर्मली सवाल ऐसे नहीं होते, ये शायद वाहिद सवाल था आईकेएफ का जो उसने इस तरह से दिया था, वरना वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक लोन भी लिया है, जनरल भी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे पास पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 किया था, या जैसे बेताशा भी और सवाल करने हैं, वो नॉर्मल वैसे ही होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, चले अब यूं समझ लें कि ये बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, अभी हमने 6 पढ़ा ही नहीं। याद है 6 में जनरल लोन पढ़ा था और 7 में फिर उसको पहली बार जब वो यूज किया था, और फिर 17 क्वेश्चन में दोनों को मिक्स किया था। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी हम उस लेक्चर में जब हमने जनरल लोन का नाम भी नहीं सुना था, ये वो सवाल बन गया। सिंपल 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो मुझे लगता है नए मार्कर रख दिए भाई ने, नहीं आपने मैगजीन से जी लोड कर लिया मैंने। अच्छा, अब सवाल क्या है? वो कह रहे हैं जी प्लान कर रहे हैं टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस ऑन यकम जनवरी 23। अच्छा, वो आप ये रखना, शुरू तो हुई नहीं है भाई, वो कह रहे हैं इस प्लानिंग के तहत कैलकुलेशन कर दो ना, तो यूं समझो कि ये हो गया और ये सब कुछ इस तरह से होना है। तो यकम जनवरी को ये शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन, और 30 नवंबर को, तो कितने महीने बनते हैं इसके, काम चलता रहेगा 11 महीने। अच्छा खासा अरसा है, तो फिर ये वेयर हाउस क्वालिफाइंग एसेट है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एसरटेन करना चाह रही है बोरिंग कॉस्ट कितनी इंक्लूड होगी, रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स, अब एक्सपेक्टेड ही है ना, सब कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपने डिसीजन मेकिंग करके देनी है उनको, क्या करें। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि जो जरा बेहतर लगे उनको, उनके हिसाब से जो सस्ता लगे या जो भी है, ये उनका मतलब। उन्होंने ये नहीं कहा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, कहा दोनों में बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी बनती है। ठीक है ना, तो वो कह रहा है एक्सपेक्टेड पेमेंट्स जो है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज, और ये 4 पेमेंट्स हैं, फरवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट बिल यकम दिसंबर को पे हुआ है। अब पता नहीं आप क्या करते हैं, मैं वहां पे बता भी दूंगा जाके। खैर चलें, अब प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्स। फिलहाल एक ही है क्या, स्पेसिफिक लोन ले लें 350 मिलियन के लिए, स्पेसिफिक लोन, ये आपकी लगनी है ना कॉस्ट, इसके लिए लोन ले लें जिसका रेट 16% है, और ये यकम जनवरी को आ जाएगा। प्रिंसिपल विल बी रीपेबल इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, लेकिन शुक्र है अगले साल के पहले में। कोई बात नहीं, हम अगला सवाल जो करेंगे आज, जो मेरा मेन प्लान था सवाल का, इससे अगले 5 पेपर के बाद जो असल सवाल करना है, असली सवाल करना है, उसमें किसने भी पे होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा जी, चलो पेज 94 भी बता दो, मैं तो कहता था अटेम्प्ट बताते। ओह माय गॉड, आपने भी नहीं देखी घर जाके? चले इसके अटेम्प्ट लिख लीजिएगा जी। ये नहीं है, 2 अटेम्प्ट्स पहले है, इन पास पेपर में नहीं अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई ना बस। ठीक है, उससे पिछली एक मिस करके शायद उससे पिछली बता, चले कोई बात नहीं, किसी वक्त लिख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, आज बच्चे नहीं है, ढेर सारा पढ़ ले हैं। अच्छा, अब स्पीड तो वही रखनी है, लेकिन मैंने ये 2 बच्चे 3 बिठा लिए हैं ताकि पता लगता रहे कि इनको समझ आ रही है। थोड़ा सा इधर हो, एक ही तो हो आप, इधर कैमरे के सामने रहो, ताकि मेरे घर बैठे बच्चों को पता लगता रहे कि क्लास उनकी चल रही है। थोड़ा सा और इधर हो, थोड़ा सा और इधर हो, ऐसे एक्टर भी खुद, डायरेक्टर भी खुद। अच्छा जी, नहीं वो मैं नहीं, पार्ट ए है, पार्ट ए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है जी। अपना फॉर्मेट पहले मैं बना लेता हूं। सबसे पहले क्या आता है जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है जी, उसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन चले हम याद तो कर रहे हैं ना, जरा फॉर्मेट अभी नए नए चल रहे हैं ना, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अभी ये टॉपिक चूंकि अपने अवाइल में ही है, इसलिए हम जरा फॉर्मेट अभी तक पूरा ही लेके चल रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, और
आखिरी लाइन भी पढ़ ले। इसने कहा था जी सरप्लस फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फ्रॉम लोन, उनको हम इन्वेस्ट करेंगे सेविंग अकाउंट में, 10% इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो सस्पेंड रहेगा पूरे जून के महीने में, क्योंकि ये मूनसून का महीना है। तो यहाँ पे सभी बिल्डिंग्स में ये 1 महीना काम बंद ही रहेगा। ये रूटीन है, यूजुअल मूनसून है, तो इसलिए ये रूटीन स्टॉपेज है, इसलिए इसको सिरे से ही इग्नोर कर देना, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। अगर कोई किस्त पे हो जाए तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस एक लाइन में नहीं निकल सकता। याद है टीपू एंड शीपू वाले सवाल हैं, 32, 33, 34 इसी तरह से ना वो सवाल। अगर 22, 23, 24 थे। अच्छा, अगर किस्त पे हो जाए तो प्रिंसिपल बदल जाता है, प्रिंसिपल बदल जाए तो इंटरेस्ट भी बदलता है। अब अगर हमारे इस साल में किस्त पे हो जाती तो 350 जितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा उसका इंटरेस्ट अलग होता, किस्त के बाद वाला अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इस कंस्ट्रक्शन के पीरियड पूरे के अंदर, ठीक है, वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कहीं ईयर एंड क्या है हमारा, उन्होंने शायद लिखा नहीं है कि लिखा हुआ है, जरूरत भी नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन बहरहाल हमें ये पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान तो हमारा लोन सारा ही क्या रहा है आउटस्टैंडिंग, उन्होंने वैसे ही पीएनएल हमसे मांगा भी नहीं। खैर, उसके बाद नंबर 3 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ऑन जनरल लोन्स आता होता है। अब ये तो है 0, ठीक है, ये अभी हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि या तो स्पेसिफिक लोन हो या जनरल। लिख के काट इसलिए नहीं रहा कि जगह बचा लूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं काम। सबसे पहले मैंने कहा था आसान मार्क्स आपके होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का निकालना, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो स्पेसिफिक लोन वाला है उसके लिए रूल क्या है, आपने कमेंसमेंट और सीजेशन की जो बाउंड्रीज हैं वो डिटरमिन करनी होती हैं पहले, ठीक है। चलो ये फिर किसी वक्त देखने के लिए। अच्छा जी, अब ये अभी भी आप लिख रहे हैं क्योंकि अभी भी आपको मैंने मना नहीं किया, ठीक है, कि आप इसको लिखना बंद करें। एंड पे जाके देखूंगा, किसी वक्त कर दूंगा मना। तो कमेंसमेंट होगी लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ठीक है जी। और सीजेशन करेंगे हम वर्क कंप्लीशन पे, या कल वाले सवाल की तरह से अगर ईयर एंड पहले आ जाए, ठीक है जी। अब लोन रिसीव हो रहा है जी 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 2023, फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी, वर्क स्टार्टेड भी 1 जनवरी है। चलो, तो 1 जनवरी साल कौन सा है, चलो लिख दें, जरूरत तो कोई नहीं है वैसे, चलो खैर लिख दें। और फर्स्ट पेमेंट किस दिन हो रही है जी, 1 फरवरी को, और काम खत्म हो रहा है 1 नवंबर को, 30 नवंबर को, यानी नवंबर भी पूरा आएगा। अब कमेंसमेंट डेट क्या है जी, कमेंसमेंट डेट 1 फरवरी है और सीजेशन 1 नवंबर, तो सॉरी 30 नवंबर, 1 नवंबर क्यों दिमाग में गुस्सा, इस सवाल में होना है ना, अब वही याद आई जा रहा है, इसको थोड़ा सा गुस्सा काम ना कर लें इसका। 30 नवंबर 2023। अब कमेंसमेंट लेटर से शुरू करेंगे 1 फरवरी से और 30 नवंबर पे रोक देंगे। कितने मंथ्स बने जी, 10 महीने। तो 10 महीने आपने कैपिटलाइज करनी है बोरोइंग कॉस्ट। ओके, डन हो गया। अच्छा, अब ये मुफ्त के नंबर फटाफट आ जाते हैं, इसके लिए कोई आपको रिसीट पेमेंट स्केड्यूल की जरूरत नहीं। डन है। चलो, तो 350 का लोन है और 16% इंटरेस्ट रेट है। सस्पेंशन नॉन रूटीन है, रूटीन है, इसलिए इग्नोर, वरना यहाँ पे मंथ भी लिखता मैं और बटा लगाते हुए फासला भी रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। तो 350 मिलियन का लोन है, 16% 10 बटा, अच्छा लोन किस दिन आया वैसे, 1 जनवरी को, तो जनवरी का इंटरेस्ट और फिर नवंबर के बाद दिसंबर का इंटरेस्ट, ये 2 महीने का इंटरेस्ट कहाँ जाना है, पीएनएल में जाना है, लेकिन वो हमसे उसने आज मांगा नहीं है। मैं तो आपको साथ साथ सिखाता है, आगे सवाल हैं हैवी किस्म के जिनमें आपने एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे, तो ये काम दोबारा करेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो कैपिटलाइज होनी है बस वो निकालो, तो जो नहीं होनी वो जाए जहां बाढ़ में जाए, हमें से क्या, ठीक है जी। फरमाइए। 46.67 आ गया जी। उसके बाद ये रुपीज इन मिलियन हम कर रहे हैं ना जी। चलो, अब अगला काम क्या करना है हमने, इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक लोन्स पर लगता है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं हम, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, और इसके लिए हमें, अच्छा ये तो मैं कहता हूं कि आप इकट्ठा मतलब पैसे पूरे हो जाने हैं, बना ही नहीं सकते, अगर जबरदस्ती करें भी तो मेरे ख्याल में अलग अलग ही रखते हैं, ठीक है। इकट्ठा बन भी सकता है, हाँ, लेकिन वो 350 स्पेसिफिक से खत्म हो जाएगा, जनरल की कोई पेमेंट नहीं आएगी, इसलिए अलग अलग ही करना बेहतर है, ठीक है। अब डेट, आगे क्या है जी, डिस्क्रिप्शन, फिर एसेट सरप्लस और पीएनएल। अच्छा ये वो है, अच्छा ये वो, ठीक है। मैंने कहा शायद मैं भूल गया हूं ना, स्पेसिफिक लोन्स और फिर इनका बैलेंस, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाई बहुत बातें आप लोगों के पास यार, कैमरा वाले भाई तंग कर रहे हो मुझे, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो जी। रिसीट पेमेंट बनाने के लिए डेट वाइज पेमेंट, रिसीट पेमेंट्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब नंबर 1 पे लोन रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 लोन रिसीव, और
नंबर 2 पे ये यकम फरवरी, यही है ना? अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है धोखा कभी दे जाए वो आपको, यकम जनवरी को लोन आए, अच्छा इसी दिन ही, अगर मिसाल के तौर पे, धोखे को बाद में बात करते हैं, इसी दिन अगर वो कहता लोन आया है लेकिन हमने कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी पे किए हैं, लेट्स से 350 मिलियन का लोन है और लेट्स से उस पे 50,000 हमने या 5 लाख हमने, चलो 10 लाख कर लो, अच्छा 1 मिलियन जो है वो हमने प्रोसेसिंग चार्जेस पे किए, तो बिल्कुल नहीं, वो वहां पे भी लिखते हैं, पर रिसीट पेमेंट में ये पेमेंट भी होती। 1A लोन 350, 1B लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पेड, वैसे बात कर रहा हूँ अगले सवालों में आ जाएगा। अच्छा मैं कहता धोखा क्या हो सकता है, वो ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट यहाँ पे यकम फरवरी आ रही हो लेकिन नीचे कहीं जाके उसने लिखा हुआ हो कि मैप के लिए हमने आर्किटेक्ट को पेमेंट की, अब वो भी तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, तो धोखा ना खा जाना, वो अगर इससे पहले हो तो वो भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। ये सवालों में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगे। चलिए नंबरिंग कर लें जरा। 2 के बाद फरवरी पूरा गुजर गया, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है, मार्च गुजर गया, अप्रैल में पेमेंट, फिर मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर में पेमेंट, फिर अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया और यकम दिसंबर। अच्छा एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, जो सिलेक्शन के बाद की पेमेंट होती है नॉर्मली हमारे सवाल को छेड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबरिंग अपनी कर लेते हैं, फिर बाद में कोई रूल शूल बनाना हुआ तो बना लेंगे, ठीक है। चलो लो जी नंबरिंग हो गई है। तो यकम जनवरी 23 पर लोन रिसीव हुआ, कितना है 350, इस दिन कोई इसमें से पेमेंट हुई नहीं, तो इसका मतलब ये 350 अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक महीने की इन्वेस्टमेंट कहाँ जानी है, क्योंकि जनवरी के महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रहा, तो जनवरी के महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस नहीं होगी, तो वो तो हमने बनाना नहीं है, इसलिए बस इसको इग्नोर कर देना जरा ध्यान से, ठीक है, इस वर्किंग में गलती से ना ले जाना। उसके बाद जी 2 पे क्या है जी, यकम फरवरी 2023 पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो रही है 40 की, तो 340 पड़ा है, इसमें से 40 निकालो तो कितना बचा 350 पड़ा था सॉरी। अब यहां से हमारी गेम ऑन हो रही है, ये 310 रुपए ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट किस दिन है, यकम, यानी ऊपर वाला 350 और एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम इग्नोर करनी है, वैसे इस सवाल में इग्नोर करनी, वरना अगर एक्सट्रैक्ट मांग लेता तो फिर इनकम में जाता एक महीने, ठीक है, जाएंगे सवाल ऐसे आ रहे हैं आगे, ठीक है। अच्छा अब यकम फरवरी को ये अवेलेबल हो गया, और नंबर 3 अगली मूवमेंट इसमें आ रही है यकम अप्रैल को जाके, इसका मतलब ये लिख लिया करो पहले, 1 अप्रैल 23, इसका मतलब पूरा फरवरी पूरा मार्च, बस 2 महीने, ठीक है। यकम अप्रैल को तो फिर चेंज आ गया, तो यहाँ पे हम आए इन्वेस्टमेंट इनकम, यहाँ पे हमने कहा जी निकाल लेते हैं, तो 310 मिलियन इंटू 10% इंटू 2/12 प्लस नेक्स्ट चेंज कब आई है जी, अच्छा ये तो 120 तो लिख लें, 120 ये यकम अप्रैल को क्या हुआ जी, यकम अप्रैल को क्या हुआ है, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी 120, अब 310 में से 120 निकल गया तो बाकी 190 रह गया। अब ये अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, किस दिन से अवेलेबल है, यकम अप्रैल से। अगली पेमेंट कब हो रही है जाके, यकम सितंबर 23 पे, तो यकम सितंबर तक ये आउटस्टैंडिंग रहेगा। कुछ सवाल करने का तरीका हमने कभी नहीं बदला, बस ये हमारी बुरी आदत है, ये अच्छी है जो भी हो, बस यही है हमारी आदत, पूरा अप्रैल पूरा मई पूरा जून पूरा जुलाई पूरा अगस्त, बस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने मंथ्स 5 मंथ्स। तो यहाँ पे आके हमने लिखा 190 मिलियन इंटू 10% इंटू 5/12। अगर वो वाला मसला होता सस्पेंशन वाला तो यहाँ पे मैं 7 मंथ्स लिख रहा होता, ठीक है ना, ये कौन कौन से मंथ्स हैं जी, फरवरी मार्च, यहाँ पे लिखता अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ताकि जब सस्पेंशन वाले मंथ काटने हो तो इजी रहे, अपनी वर्किंग के बाद बेशक सारे काट दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद यकम सितंबर को थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है, और वो कितनी हुई है जी 100 मिलियन की, ठीक है, तो 100 मिलियन 190 में से माइनस हुआ, बाकी बच गया 90। अब ये अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट किस दिन, यकम सितंबर, और अगली पेमेंट जाकर हुई है लास्ट बिल की यकम दिसंबर 23 पे, तो यकम दिसंबर 23 पे फिर चेंज आ रही है, तो फिर ये 90 हमारा सितंबर अक्टूबर और नवंबर। बड़ा अच्छा उसने सवाल को डिजाइन किया हुआ था, आसान, कि 30 नवंबर से आगे वैसे भी कंस्ट्रक्शन नहीं जा रही, 30 नवंबर से आगे ये बैलेंस भी नहीं जा रहा, जाता तो मजा आता, आपको रोकना पड़ता फिर इसको, अगर पैसे कुछ बच जाते और वो आगे भी जा रहे होते तो फिर आपको 30 नवंबर पे हर चीज रोकनी थी, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज भी यहाँ रोकनी होती है, माइनस करने फिगर भी रोकनी होती है, इस वर्किंग के लिए, पीएनएल के लिए नहीं, ठीक है। बहरहाल ये 90 अब आपका पड़ा रहा 10% के हिसाब से, कितने महीने जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने, तो 3/12 लें जी। उसके बाद कहानी खत्म हो गई, जब ये 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई तो ये 90 की पेमेंट थी और बैलेंस भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बता दें, इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको ऐसे ही ना लिख दें, ऐसे एक ही तो है 46.67, वैसे तरतीब तो वही थी, चलो बाहर लिख लो, और माइनस 15.33, तो ये जनाब आपका नेट होने के बाद आंसर जो आया वो कितना आया, ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन है तो इससे मुझे पूछ जी, दिल नहीं लगता ऐसे बच्चों के अलावा,
जी सही है, कोई मसला? आपको वो लग रहा होगा कि जरा डिफरेंट हो गया, तो मैं इधर कर देता हूँ, इनर कॉलम में लिखता हूँ -15 नई चीज आ गई है, कुछ कोई नई चीज नहीं आई। ये लो ऐसे करते थे ना, ये करके और ये 31.34 ये कर रहे थे ना। अब ऊपर कुछ नहीं था, जनरल लोन भी है नहीं, तो यही टोटल आ गया, कोई मसला? अब ठीक है, जरा मेन फॉर्मेट जैसा था वैसे ही हो गया। अच्छा जी, पार्ट बी में उसने कहा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालो। अब मैं पूरी बात ही लिख रहा, आप लिखना चाहो लिख लो, ठीक है? क्या बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज अज्यूमिंग ओनली जनरल लोन इज यूज ओनली, लिखना तो लिख लो, ठीक है? अब इधर देखो, वो कहता है इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में कि सारी पेमेंट्स रनिंग फाइनेंस से हो, सिर्फ आगे ओनली भी लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर ये अब गया, ये ब्लैक हो गया और ये सामने आ गया, ठीक है? अगली बात, ये जब सामने आया, ये पॉइंट तो वैसे ही हमारा इररेलेवेंट था, ये भी अब इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम जनरल लोन पर, अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ना धोखे में रहना, इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, काम आ सकते हैं नहीं, लेकिन हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे कोई काम नहीं आ रहा, जनरल लोन हमारे पास पड़ा है, इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लें, लेकिन वो यहाँ पे माइनस नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, आपकी इधर इनकम में चली जाएगी, ठीक है? लेकिन हम याद रखने के लिए ये कहते हैं कि जनरल लोन पर इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना? मतलब क्या है, बोरिंग कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगता, मतलब कि एसेट की कॉस्ट में से उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि एसेट की कॉस्ट में उसका इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हमने ऐड किया है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पे कर रहे, यानी कि वो फोरगो नहीं कर रहे, वो कहीं इस्तेमाल हो गया, चाहे इन्वेस्ट हो गई हो गया, इसका मतलब कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं फोरगो हुई, तो इसलिए जनरल लोन की इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ माइनस नहीं होती। लेकिन अगर पैसा पड़ा हुआ है लोन का, आपने कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इनकम कमा ली, तो आपको कौन मना करेगा? आप, लेकिन वो जाएगी अदर इनकम में। यानी स्पेसिफिक लोन की इन्वेस्टमेंट इनकम जो है सरप्लस फंड की, वो किसी ना किसी अरसे की तो यहाँ माइनस करने की इजाजत है ना, लेकिन जनरल लोन की अगर आ भी जाए, इन्वेस्टमेंट करके इनकम आ भी जाए, यहाँ किसी सूरत नहीं आ सकती। हाँ, अगर आ गई तो अदर इनकम में ले जाओ, क्योंकि हमने क्या कहा है, ये तो लोन का सारा इंटरेस्ट यहाँ पे लिया, तो इसकी इनकम भी ली सरप्लस। जनरल लोन का सारा इंटरेस्ट तो हम नहीं ले रहे, हम तो देखा जी उसमें से कितने पैसे निकाल के हमने इधर लगाए। अब जो हमने कहा पैसे यहाँ से निकाल के बिल्डिंग में लगे हैं, वो पैसे कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए इतने ऐसे का इंटरेस्ट इधर डालो। तो अगर वो पैसे कहीं और इस्तेमाल हो गए तो फिर किस चीज का इंटरेस्ट? तो अगर वो इन्वेस्टमेंट इनकम भी कमा रहे हैं कहीं और इस्तेमाल होकर, तो फिर कौन सी इनकम यहाँ पे आएगी? नहीं आएगी, ठीक है ना? तो बस स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करने की जरूरत। लेकिन अगर आप ये कंफ्यूज हो जाना, अगर कभी कर दो तो कर दो, कोई मसला नहीं, चले कर दोगे तो यहाँ पे माइनस इनकम बन सकती है। ओके, अब जी उसी तरह से लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये तो दोनों में आ सकता था ना, ये पहली चीज। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, और इसमें से हम लेस किया करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अच्छा, अब ये तो है दोनों इकट्ठे, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये तो है ही नहीं, यूं समझो, ठीक है? थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाओ, बोलो नंबरिंग आपकी नहीं छेड़ रहा, यानी कि स्पेसिफिक लोन वाली कहानी साइड पे कर दी। उसने कहा बस मुझे बताओ अगर जनरल लोन इस्तेमाल हो, हमने कहा जी कोई मसला नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है रिसीट पेमेंट की, लेकिन मैं जबरदस्ती बनाऊंगा ताकि आपकी आदत खराब ना हो, जबरदस्ती बनाऊंगा, ठीक है? अब देखो मैं रिसीट पेमेंट दोबारा बनाता हूं ताकि आपकी एक रूटीन बनी रहे ना कि आपने जनरल लोन कहां से लेना था। रिसीट पेमेंट में जनरल लोन के कॉलम में आपको पेमेंट नजर आएगी। अब इस जनरल लोन का आना नजर नहीं आएगा, सिर्फ इसके यूज होने की अमाउंट जो इसमें से पैसे निकले और डेट ये चाहिए होती है। तो इसलिए मैं बना फिर भी रहा हूं, क्या डेट, चलो गुजारा हो जाएगा, सही है, चलो डेट डिस्क्रिप्शन। अब स्पेसिफिक लोन की कोई जगह इस सवाल में नहीं है, ये वैसे नॉर्मली इकट्ठे चलते हैं, ठीक है ना? सॉरी, जनरल लोन्स ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, स्पेसिफिक लोन्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? और बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा, बैलेंस किस चीज का बैलेंस? जनरल लोन का बैलेंस, जनरल लोन का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस निकालना है। ये तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन के वजह से आता है, ये और किसी भी चीज की वजह से नहीं आता, तो क्या गायब, कहानी खत्म। अब रिसीट पेमेंट के लिए बहरहाल डेट वाइज नंबरिंग करनी होती है, लेकिन अब नंबरिंग हमारी थोड़ी बदल जाएगी। देखो कहां पे नंबर वन, नंबर वन कहां पे है? नहीं, कहां है? नहीं, नंबर वन कहां है? कहीं नजर आ रहा है? तो ये असल में इकट्ठे सवाल में तो ये आ जाना था, फिर रिसीट पेमेंट भी इकट्ठा बन रहा होता था। तो ये इसलिए सवाल मैं सबसे पहले देता हूं कि सुकून से जरा अलग अलग समझो इसको, ठीक है? अब नंबरिंग बदल गई जी, ये फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन, सेकंड पेमेंट आउट ऑफ जनरल, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो ये हमारे 4 पेमेंट्स हैं, 40, 120 वगैरह वगैरह, लेकिन ये फजूल काम करना, उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है? तो पहली पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन यकम फरवरी 23 को हो रही है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी? अच्छा देखो ऊपर कब आया ये लोन, उसी जगह बनाकर, ताकि आपको शक रहे, कुछ कर सकते थे, मैं फिर नहीं करूंगा ना। यकम फरवरी 2023 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। यार क्या मतलब, जाके पढ़ ही नहीं रहा मैं कि जनरल लोन कितना आया, कितना वापस गया, कितना इंटरेस्ट हुआ, पढ़ ही नहीं रहा मैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है कि ये कब आया, कितना आया, कोई चक्कर नहीं है। ये इसका आना, इस लोन का आना, इसका वापस जाना, इसका इंटरेस्ट पे होना कभी भी रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा। स्पेसिफिक लोन का आना, उसका अभी अगले सवाल में वापस जाना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये सब रिसीट पेमेंट में आता है, ठीक है? चले खैर, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 40 है, ये माइनस का साइन।
जनरल लोन से 40 मिलियन पे हुआ यकम फरवरी 23 को। हमें बस यही चाहिए था, करते जाते जी। 40 मिलियन पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन। अब जनरल लोन का कोई इंटरेस्ट है वो मेरे पास नहीं है अभी, इंशाल्लाह निकल आएगा, लेकिन अगला काम तो मैं कर सकता हूँ ना। फरवरी मार्च यकम फरवरी से शुरू करो और 30 नवंबर तक कितने महीने बनते हैं? तो ये 10/12। ठीक है जी, तो सही है। बस क्या रह गया, वो डिब्बा इंशाल्लाह खोलेंगे जाकर, जनरल एवरेज रेट निकाल लेंगे। आगे बढ़ो, जो काम होता है वो तो करते जाए, ऐसे ही सवालों के अंदर करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट इज 1 अप्रैल 23। सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 120। कितना बैलेंस पड़ा है, क्या हो रहा है, हमें कोई परवाह ही नहीं। जनरल लोन में से 120 गया है, जिस दिन गया है वो दिन पकड़ो, जितनी अमाउंट गई है वो अमाउंट पकड़ो और एवरेज रेट हो। अगर एक ही जनरल लोन होता तो एक ही रेट, वही एवरेज करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है जी, प्लस 120 मिलियन इंटू रेट अभी निकल आएगा, इंटू अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स? 9 मेरे ख्याल से 9 है, जरा देख लो। 8 बनते हैं, फिर गिन लेते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ जी 8 महीने, 8/12 प्लस। उसके बाद जनाब अगली पेमेंट हुई है यकम सितंबर 2023 को, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 100, तो 100 मिलियन इंटू रेट आ जाएगा अभी। अब सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने? अच्छा, अगर सस्पेंशन होती तो क्या करते, इस फ्रैक्शन में फासला रखते और यहाँ पे मंथ्स भी लिखते आते, और बाद में जहां जहां वो सस्पेंशन रूटीन नहीं है ना, रॉ रूटीन है, तो माइनस तो काट देते और माइनस कर लेते। ठीक है, बार बार वो भी रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब चौथी पेमेंट जनरल लोन के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो लिख देते हैं। अगली पेमेंट कब हो रही है? यकम दिसंबर 23, फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 90। अब इस 90 को पकड़ो, ले आओ, नहीं ले आओ अगर तो 90 मिलियन इंटू रेट इंटू कितने महीने, उससे पहले ही काम खत्म हो गया, इसलिए चौथे को लिखने की जरूरत ही नहीं, कहानी खत्म। जी बोले 19.61। ठीक है, 4 है, चलिए 4 है, 19.64। अच्छा, अब यहां पे कुछ था नहीं, स्पेसिफिक लोन है नहीं, तो ये भाई 19.64 कैसे निकला यार, अल्लाह के बंदे, तो रेट निकालूंगा तो ना यार, ऐसे कैसे कर दिया यार आपने? हाँ यार, क्या मतलब आपने ऐसे किया, जाती क्या है मेरे साथ? तो वर्किंग नंबर 2 की मुझे जरूरत है, किस लिए? मुझे रेट चाहिए। अच्छा, ये वर्किंग 2 ना करनी पड़ती अगर रेट एक ही होता, लोन एक ही होता। ठीक है, अब वो कह रहा है withdrawals to be made from existing running finance facilities, these facilities will also be used to finance other needs of BPL, details of these facilities are। यानी कि ये इधर सिर्फ किस लिए आया हूं मैं, इधर सिर्फ किस लिए आया हूं, मुझे रेट चाहिए था, वरना मेरा सवाल सारा हो चुका हुआ है। ये लोन कितना था, किस दिन आया, किस दिन गया, क्या हुआ, क्या इस लोन में से, जनरल लोन में से कितने पैसे निकले और किस दिन निकले, बस ये चाहिए, और फिर रेट। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, लोन एक नहीं लोन 2 है। नेम ऑफ बैंक, बैंक ए से रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है। लिमिट भाई मैंने क्या कहा, अभी तो समझा दिया क्लास के स्टार्ट में, ये हमारे लिए कभी भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग 2023, ये कितना है जी? एवरेज बैलेंस ऑफ 2023 कितना है जी? ये क्या है आपका? लोन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो एवरेज बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ना, यही लोन आउटस्टैंडिंग है जो आप निकाला करते थे, और ये इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली अगर आप पूरी बात करें तो यूं हम लिखते थे, लोन की टाइप, फिर मंथ्स आउटस्टैंडिंग, अच्छा अमाउंट लिख लो, अमाउंट, फिर उसके बाद मंथ आउटस्टैंडिंग, फिर लोन आउटस्टैंडिंग, फिर इंटरेस्ट रेट। मैं लिख के काटूंगा ना, जरा जरा आपका बन जाए वही वाला काम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते थे आप? लोन कौन सा है, टाइप AB12 नाम शाम लिख लिया। उसके बाद लोन की अमाउंट आ जाती थी, फिर मंथ्स आउटस्टैंडिंग आ जाते थे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लोन आउटस्टैंडिंग की फिगर, असल मुझे ये चाहिए होती थी, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आता था। अब ये पूरी वर्किंग थी। लोन बैंक ए भी कर दूं, ए और बी। लोन की अमाउंट तो लिमिट गिवन है, ये तो नहीं लिख सकते ना हम कितना लोन लिया हुआ है, तो एक फैसिलिटी है, जरूरत नहीं है। मंथ्स आउटस्टैंडिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन जो उसने आपको बताया है एवरेज बैलेंस, ये दरअसल आपका काम चला गया। एवरेज बैलेंस ही तो मैंने कहा था आपका, ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है इसमें एवरेज बैलेंस ही आपका क्या है, ये लोन आउटस्टैंडिंग। ये सवाल में उसने हमें खुद बताया, हमारे लिए मुमकिन नहीं है सवाल में बच्चे में बैठ के निकालना इसको। ठीक है, 220 और 280 ये हमें मिल गए, 220 280। रेट इंटरेस्ट का गिवन है दोनों लोन्स का 13.7 और 14 अब इससे निकालो 220 इंटू 30 पॉइंट और इसका 40.88 जी बेटा 71 ये आ गया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक आपको क्या चाहिए, लोन। तो ये पूरी वर्किंग तो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये 2 फिगर यहीं से वर्किंग करते हैं आप असूली तौर पर, तो क्या चले 500 पूरा आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए ना, तो 71.02 को डिवाइड कर देंगे। ये मैंने आपको डेरिवेशन सिखाई हुई है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई मसला तो बता दो, फिर कर देता हूँ जी। 14.2%।
अब बस इसी की तलाश थी हमें, तो 14.2% आ गया। ये आपने वर्किंग, अच्छा इसको अब सवाल एक ही चल रहा है तो इसको वर्किंग 2 कर लें, इसको वर्किंग 3 कर लें। आप कहोगे ना सवाल एक ही चल रहा है सर हमारा, तो फिर ऐसे कर लें, पार्ट ए बी के अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये कोई इतने बड़े मसले नहीं होते। तो वर्किंग 3 से आपको रेट निकल के मिल गया। अब ये आप दोबारा लिखते जाओ बस, और आप कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लो 19। तो इसका मतलब अगर आप जनरल लोन इस्तेमाल करें ना तो इंटरेस्ट कम आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं आप। बहरहाल ये आपका सवाल 4 नंबर और 4, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर लें।